हेलो बच्चों, मैं अमीर अहमद। आज के इस टॉपिक में मैं आपको क्वांटिटी ऑफ सर्वे एंड वैल्यूएशन का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है क्वांटिटी सर्वे एंड इट्स इम्पोर्टेंस, जो मैं आपको पिछले वीडियो में इसमें पढ़ा चुका हूँ, उससे रिलेटेड आज मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि एग्जामिनेशन में अब डिस्क्रिप्टिव ना करके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लिहाजा आप इन सभी क्वेश्चन को गौर से सुने और कंसंट्रेशन से आप इसको समझते हुए लाभ उठाएं। नंबर 1 क्वेश्चन है इसमें, पिक अप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूड विद द क्वांटिटी सर्वे। ये 4 इन्होंने आइटम दे रखे हैं, इसमें ये बताना है इसमें कौन सा है जो कि नॉट इंक्लूड विद द क्वांटिटी सर्वे, जो क्वांटिटी सर्वे से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? नंबर 1, क्वांटिटी सर्वे इज अ टेक्निक। क्वांटिटी सर्वे एक ऐसी टेक्निक है विच गिव्स द क्वांटिटी, जो देता है क्वांटिटी ऑफ एनी आइटम ऑफ वर्क, यानी किसी भी वर्क के आइटम की क्वांटिटी देता है, वो क्वांटिटी सर्वे टेक्निक है। हम जानते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हमें बताना है नॉट इंक्लूड, यानी वो बताना है जो सही नहीं है, लिहाजा ये नहीं हो सकता इसका ऑप्शन, इसका रिजल्ट। दूसरा है, क्वांटिटी सर्वे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म। क्वांटिटी सर्वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है फॉर द पर्पस ऑफ एस्टीमेट करने के लिए क्वांटिटी सर्वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये भी बिल्कुल सही है साहब, क्वांटिटी सर्वे इंपॉर्टेंट टर्म है, मगर इसके जो हम एस्टीमेट नहीं कर सकते हैं, लिहाजा ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तीसरा है, क्वांटिटी सर्वे गिव्स द क्वांटिटी ऑफ आइटम ऑफ वर्क। प्रत्येक कार्य के आइटम की क्वांटिटी देता है विद देयर यूनिट, अपने यूनिट के साथ। ये भी बिल्कुल सही है, क्वांटिटी सर्वे हमें यूनिट बताता है प्रत्येक आइटम ऑफ वर्क। इसका मतलब है इन तीनों में से कोई सी भी आंसर सही नहीं है। और चौथा आंसर है, क्वांटिटी सर्वे टेल्स अस अबाउट द शेड्यूल ऑफ रेट। यानी क्वांटिटी सर्वे एक ऐसा सर्वे है जो हमें शेड्यूल ऑफ रेट के बारे में जानकारी देता है। इसका मतलब यह है कि यही एक ऐसा विकल्प है जो कि क्वांटिटी सर्वे से रिलेटेड नहीं है या क्वांटिटी सर्वे में इंक्लूड नहीं होता, लिहाजा इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। और डी का मतलब है क्वांटिटी सर्वे टेल्स अस अबाउट शेड्यूल ऑफ रेट, शेड्यूल ऑफ रेट के बारे में जानकारी देता है, लिहाजा ये आंसर मालूम किया था उसने कौन सा इंक्लूड नहीं है क्वांटिटी सर्वे में, लिहाजा हम इसको ठीक करते हैं। इसी तरीके से चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जिसका मतलब है विच इज नॉट करेक्ट इन द फॉलोइंग। ये 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ये बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। फिर ध्यान दीजिए, ये उसने ये नहीं मालूम किया है कौन सा सही है, फिर इसने ये मालूम किया है कौन सा सही नहीं है। इसका मतलब हमें ये पता लगाना है इन चारों में जो सही है वो इसका आंसर नहीं है, और जो सही नहीं है वही इसका आंसर है। पढ़ते हैं। नंबर 1, शेड्यूल ऑफ रेट इज ए बुकलेट गिव ए लिस्ट। शेड्यूल ऑफ रेट एक ऐसी किताब है जो हमें देती है एक लिस्ट ऑफ वेरियस आइटम की, विभिन्न आइटम की ऑफ द वर्क। जो निर्माण कार्य किया जाना है उनमें प्रयोग होने वाले विभिन्न आइटम की एक लिस्ट हमें शेड्यूल ऑफ रेट से मिल जाती है। इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है, मिलती है साहब। दूसरा है, इट सर्व, ये एक प्रकार से हमारी सहायता करती है या ये सर्व करती है एज ए गाइडलाइन, बिल्कुल गाइडलाइन की तरह ये हमारा हेल्प करती है इन सेटिंग द रेट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में कितने रेट दिए जाने हैं उसके लिए ये गाइडलाइन है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका तीसरा है, शेड्यूल ऑफ रेट इज ए बुकलेट। शेड्यूल ऑफ रेट एक ऐसी बुकलेट है जो इज प्रिंटेड, जो प्रिंट की जाती है एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट।
स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर साल शेड्यूल ऑफ रेट तैयार किया जाता है, ये भी सही है। इसका मतलब है हमें क्वेश्चन बताना था वो जो सही नहीं है। इसका मतलब ए भी हमारा सही है, बी भी सही है। इसका मतलब ए आंसर नहीं हो सकता, बी आंसर नहीं हो सकता, सी आंसर नहीं हो सकता। अब हम डी को देखेंगे। डी में बताता है कि शेड्यूल ऑफ रेट टेल्स अस अबाउट द सिंगल और टू कवर बिड, यानी शेड्यूल ऑफ रेट एक ऐसी चीज है जो हमें सिंगल और टू कवर बिड के बारे में बताती है। इसका मतलब बी एक ऐसा विकल्प है जो कि सही नहीं है, यानी शेड्यूल यानी ये करेक्ट नहीं है। और वो आंसर मालूम कर रहा था कि ऐसी चीज बताइए इन चारों में से जो कि करेक्ट नहीं है, लिहाजा हम डी पर इसको राइट कर देंगे, यही हमारा विकल्प होगा। अब चलिए आते हैं दूसरे आगे क्वेश्चन पर। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है ऑल आर द ऑप्शंस करेक्ट अबाउट द क्वांटिटी सर्वेयर एक्सेप्ट, यानी जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सब के सब सही हैं, इस एक के अलावा। ऑल आर द ऑप्शंस करेक्ट अबाउट द क्वांटिटी सर्वेयर एक्सेप्ट, इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन दिए हुए साहब? क्वांटिटी सर्वेयर प्रिपेयर द बिल ऑफ क्वांटिटी। तो बताइए ये सही, हमें इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। लेकिन ये क्वांटिटी सर्वेयर प्रिपेयर द बिल ऑफ क्वांटिटी, यानी बिल ऑफ क्वांटिटी तैयार करता है क्वांटिटी सर्वेयर, हम जानते हैं ये सही है। इसका मतलब क्वांटिटी सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर एनी कंस्ट्रक्शन, किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है क्वांटिटी सर्वेयर, ये भी सही है। तीसरा है क्वांटिटी सर्वेयर इज राइट हैंड फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर, तीसरा है कि क्वांटिटी सर्वेयर एक राइट हैंड होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, ये भी सही है। तीसरा है क्वांटिटी सर्वेयर नॉट गिव्स, देखिए नॉट लगा है इसमें, क्वांटिटी सर्वेयर नहीं देता सजेशन टू द पीएम, पीएम को कोई भी सजेशन नहीं देता, इसमें नॉट है। इसका मतलब यही गलत है जो कि ये करेक्ट नहीं है, सजेशन देता है, लिहाजा हमारा आंसर हो जाएगा नहीं है। देखिए आजकल कुछ पैटर्न एग्जामिनेशन में चेंज होके आ रहा है, अब वो पुराना वाला पैटर्न खत्म हो गया जिसमें ये कहते थे ऑल द अबव, सबके सब सही हैं, या ये मालूम कर सकता कि कौन सा सही है, बल्कि अब ये ना मालूम करके वो ये मालूम कर लेता है कौन सा सही नहीं है। इसका मतलब चार ऑप्शन हैं, इन चार ऑप्शन में तीन सही हैं, तो जो तीन सही हैं उन पर हमें निशान सही का नहीं लगाना है, बल्कि जो सही नहीं है उसी पर हमें निशान लगाना है, और वही जो है हमारा आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखिए साहब, इसमें भी यही है कि ऑल द पॉइंट्स गिवन बिलो, जो कि सारे के सारे पॉइंट दिए हुए हैं आर करेक्ट, सब सही हैं, एक्सेप्ट इसके अलावा। इसका मतलब है कि इन चारों में भी तीन सही होंगे, एक के अलावा जो सही नहीं है उसी को हमें तलाशना है। क्या है साहब ऑप्शन इसका? नंबर 1, क्वांटिटी सर्वेयर इज आल्सो नोन एज ए कॉस्ट कंसल्टेंट, क्वांटिटी सर्वेयर को हम कॉस्ट कंसल्टेंट भी पुकारते हैं, बिल्कुल सही आंसर, पुकारते हैं, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है क्वांटिटी सर्वेयर इज इंश्योर, क्वांटिटी सर्वेयर ये इंश्योर करता है कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट रिमेन विद इन द बजट, कि हमारा प्रोजेक्ट जो है बिल्डिंग प्रोजेक्ट बजट के अंदर रहे, ये कौन इंश्योर करता है? ये करता है क्वांटिटी सर्वेयर। इसका मतलब ये आंसर भी सही है और हमें बताना था वो आंसर जो कि सही नहीं है, लिहाजा ये भी हम निशान नहीं लगा सकते। तीसरा है क्वांटिटी सर्वेयर इज रिस्पॉन्सिबल, क्वांटिटी सर्वेयर जिम्मेदार होता है फॉर मैनेजिंग, सारे के सारे मामलात को मैनेज करने के लिए, जो कॉन्ट्रेक्चुअल फाइनेंशियल मैटर फॉर एनी प्रोजेक्ट, जो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या फाइनेंशियल हो, किसी भी प्रकार के मैटर हो उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साहब क्वांटिटी सर्वेयर के पास। इसका मतलब ये तीसरा भी आंसर सही है और हमें बताना था कौन सा सही नहीं है। चलिए अब चौथे को देखते हैं। क्वांटिटी सर्वेयर डज नॉट नोन एज ए चार्टर सर्वेयर, क्वांटिटी सर्वेयर को हम चार्टर सर्वेयर इज नहीं कहते, नहीं जाना जाता, यही गलत है।
इसका मतलब हमें गलत ही आंसर देना था कि इनमें कौन सा गलत है, उस पर हम आंसर लगा देंगे। इसका मतलब ये डी पॉइंट एक ऐसा है जो कि ऑल द पॉइंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट, इसके अलावा सारे के सारे ये करेक्ट हैं, केवल यही नहीं सही, ये करेक्ट है, इसी को हमें निशान लगाना था। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं। आइए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ ए क्वांटिटी सर्वेयर। एक क्वांटिटी सर्वेयर की ये नीचे लिखी हुई ड्यूटियों में से कौन सी ड्यूटी है? नंबर 1, कॉस्ट एस्टिमेट, कॉस्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। कॉस्ट का एस्टिमेट करना, कॉस्ट की प्लानिंग करना एंड मैनेजमेंट करना, तो ये इसकी ड्यूटी है। उसके बाद में है टेंडर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग प्रिपरेशन बिल ऑफ क्वांटिटी, बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना, टेंडर मैनेजमेंट करना। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क का वैल्यूएशन करना। नंबर 4 है, डी है ऑल द अबव। इसका मतलब ये है कि हमें इन चारों में से किसी एक को टिक करना है जो कि हमारी क्या नाम क्वांटिटी सर्वेयर की ड्यूटी है। लिहाजा ये 1 2 तीनों सही हैं, लिहाजा इसका आंसर आएगा डी ऑल द अबव, यानी तीनों के तीनों सही है। इसका मतलब सही आंसर हो गया ऑल द अबव। उसके बाद छठा सवाल देखिए, विच इज द फॉर्म यूज्ड फॉर बिलिंग। बिलिंग करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है? तो ये 4 नंबर के फॉर्म दिए हैं इसमें। नंबर 1 डिटेल मेजरमेंट फॉर्म, नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल, नन ऑफ द अबव। हमें बताना है बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने के लिए। तो हम जानते हैं कि बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने के लिए जो फॉर्म यूज होता है उसका नाम है डिटेल मेजरमेंट फॉर्म। लिहाजा 1 नंबर वाला ऑप्शन इसमें सही है। ये जो 2 नंबर का ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये कॉस्ट का एस्टिमेट करने के लिए उसका एब्स्ट्रैक्ट यानी सार लागत निकालने के लिए प्रयोग होता है, ये सही नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल प्रयोग होता है मटेरियल की जानकारी देने के लिए, और ये है नन ऑफ द अबव। इसका मतलब है कि इसमें बिलिंग के लिए जो फॉर्म यूज होता है उसका नाम है डिटेल ऑफ मेजरमेंट फॉर्म। हमने इसे टिक कर दिया, इसका मतलब ये आंसर सही है। चलिए अब 7वां सवाल है, फॉलोइंग इज द पॉइंट विच नॉट कंसीडर्ड। वो कौन सा पॉइंट है जो नहीं कंसीडर किया जाता ड्यूरिंग क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे करते समय किस बिंदु को हम कंसीडर नहीं करते? ये पूछ रहा है नहीं करते, ये नहीं पूछ रहा करते हैं, बल्कि पूछ रहा है नहीं करते। इसमें ऑप्शन में दिया है द मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग, यानी मेजरमेंट करना और रिकॉर्डिंग करना, उसको हम कंसीडर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में है नहीं करते। इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। स्क्वायरिंग का डायमेंशन का स्क्वायर करना, ये भी हम करते हैं। नंबर सी टू मेक द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट बनाना। और नंबर 4 है या डी है ओवरहेड कॉस्ट। यही एक ऐसा आइटम है जो कि क्वांटिटी सर्वेयर की क्या नाम विच इज नॉट कंसिडर्ड ड्यूरिंग द क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे करते समय केवल और केवल एक बिंदु है साहब, ये डी, जिसका नाम है ओवरहेड कॉस्ट। उसको हम कंसीडर नहीं करते, बल्कि इसको हम एस्टिमेट बनाने के बाद में परसेंटेज के रूप में लेते हैं। इसका मतलब इस 7 नंबर का जो क्वेश्चन था, फॉलोइंग इज नॉट द पॉइंट विच नॉट कंसीडर्ड ड्यूरिंग द आपका क्वांटिटी सर्वे, तो केवल ये पॉइंट है डी, ओवरहेड कॉस्ट हम कंसीडर नहीं करते, लिहाजा का ये इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए 8वां सवाल है, हाउ मेनी टाइप्स आर द फॉर्म्स यूज्ड टू मेक एन एस्टिमेट। एक एस्टिमेट बनाने के लिए कितने प्रकार के फॉर्म यूज किए जाते हैं? ऑप्शन में है 2 प्रकार के, ए बी में है 3 प्रकार के, और सी में है 4 प्रकार के, और डी में है 5 प्रकार के। तो हमने जब आपको एस्टिमेट पढ़ाया था उस समय बताया था कि 3 फॉर्म हैं जो कि एस्टिमेट बनाने में यूज होते हैं।
वो है डिटेल मेजरमेंट फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कास्ट और स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल। यानी इसका मतलब है इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी 3 तरह के फॉर्म हम प्रयोग करते हैं एस्टिमेट बनाने में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए साहब, ये नवा सवाल जो अगला सवाल है वो है फॉर्म यूज्ड फॉर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कास्ट। एस्टिमेटेड कास्ट बनाने के लिए कौन सा फॉर्म इनमें से प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है बिल ऑफ क्वांटिटी फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, तीसरा है स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल, चौथा है नन ऑफ द अबव। हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए जो फॉर्म यूज किया जाता है उसका नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो इसमें दिया हुआ है बी पर, लिहाजा इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है साहब, बिल ऑफ क्वांटिटी का इसलिए सही नहीं होगा, ये बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने के लिए प्रयोग होता है। स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल विभिन्न मटेरियल के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अब 10 नंबर सवाल पे आते हैं। डाटा रिक्वायर्ड टू मेक एन एस्टिमेट, वो कौन से आंकड़े हैं, वो कौन कौन डाटा हैं या कितने डाटा हैं जो कि एक स्टेटमेंट बनाने के लिए, एस्टिमेट बनाने के लिए आवश्यक हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 1 प्रकार के? तो हम जानते हैं कि एस्टिमेट बनाने के लिए 3 प्रकार के डाटा आवश्यक होते हैं। क्या क्या होते हैं? नंबर 1 डिटेल ड्राइंग, नंबर 2 स्पेसिफिकेशन, नंबर 3 रेट। ये अगर तीनों चीजें हमें मालूम है तो हम एस्टिमेट बना सकते हैं। लिहाजा इसका सही ऑप्शन है या सही आंसर है 3। चलिए 11 नंबर, द मेन फैक्टर, वो कौन सा मुख्य फैक्टर है जो कंसीडर्ड टू बी कंसीडर्ड, जो कंसीडर्ड किया जाता है व्हाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल एस्टिमेट। एक डिटेल एस्टिमेट को तैयार करते समय कौन सा फैक्टर है जो कंसीडर किया जाता है? ऑप्शन में दिए हुए हैं साहब क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की क्वालिटी, नंबर 2 है क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की क्वांटिटी, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल, यानी कितनी दूर से मटेरियल आ रहा है, और नंबर 4 है ऑल द अबव। तो हम जानते हैं कि ये तीनों फैक्टर जो हैं कंसीडर्ड किए जाते हैं जबकि हम डिटेल एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं। उसमें क्वालिटी ऑफ मटेरियल भी कंसीडर किया जाता है, क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल भी कंसीडर किया जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी कंसीडर किए जाते हैं। इसका मतलब है चौथा जो ऑप्शन इसमें दिया है ऑल ऑफ द अबव, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अब आते हैं साहब अगले क्वेश्चन पे। 12 नंबर, नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग अप टू, यानी ब्रिक वर्क में डिडक्शन नहीं किया जाता ओपनिंग में, कब तक? जब तक कि उसका साइज 0.1 स्क्वायर मीटर हो, 0.1 स्क्वायर मीटर हो, 0.1 स्क्वायर फीट हो या 0.1 स्क्वायर फीट हो। इसका मतलब यह है कि 0.1 स्क्वायर मीटर तक किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं किया जाता, लिहाजा इसका आंसर ए सही है। दूसरा है 13 नंबर आंसर क्वेश्चन है फॉर रेक्टेंगुलर ओपनिंग, यदि कोई ओपनिंग हमारी रेक्टेंगुलर है तो ओपनिंग डिडक्शन इज मेड, डिडक्शन कितना किया जाएगा? ऑप्शन में दिया हुआ है L इंटू बी इंटू एच, दूसरा दिया है बी सवाल L ओवर बी इंटू एच, सी में दिया है L माइनस बी इंटू एच, और डी में दिया है नन ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं किसी भी रेक्टेंगुलर पोर्शन का वॉल्यूम निकालने के लिए L इंटू बी इंटू एच की आवश्यकता होती है, जो कि ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन नंबर 1 13 का ए सही है। 14 नंबर, जनरली बिल्डिंग में बी क्लासिफाइड एज, जनरली जो बिल्डिंग को क्लासिफाई करते हैं या वर्गीकृत करते हैं वो करते हैं। नंबर 1 में दिया है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, नंबर 2 नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, नंबर 3 में सी दिया हुआ है ए एंड बी। तो जो हम वर्गीकृत करते हैं, मेन वर्गीकरण जो करते हैं बिल्डिंग का, वो केवल 2 करते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। लिहाजा इसमें ये वाला ऑप्शन सी सही है जिसमें दिया हुआ है ए एंड बी।
ठीक है साहब, ये वाला क्वेश्चन आप ऑप्शन सही है। 15वां सवाल है नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। नॉन रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग होती है वो कितनी तरह की, कितने टाइप की हो सकती हैं? 2 टाइप की, 3 टाइप की, 4 टाइप की, या नन ऑफ द अबव। न 2 की होती है, न 3 की होती है, न 4 की होती हैं। लिहाजा इसका मतलब है कि इसमें डी ऑप्शन सही है, जिसका है नन ऑफ द अबव, यानी इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है। तो 15 का आंसर होगा चौथा, यानी डी। चलिए अब देखते हैं ये अगला क्वेश्चन, जो 16 नंबर क्वेश्चन है, और जो इस तरीके से है, विच वन इज ओवरहेड एक्सपेंडिचर। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा हमारा ओवरहेड एक्सपेंडिचर है या एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है ओवरहेड। नंबर 1 रेंट एंड टैक्सेस, किराया और कर। बी इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। सी ऑफिस स्टेशनरी, और डी है वर्कमैन्स कंपनसेशन। ओवरहेड कास्ट के अंदर इन चारों में से कौन सा आता है? तो ये आता है साहब बी नंबर, जिसका नाम है वर्कमैन्स कंपनसेशन, यानी वो व्यक्ति जो कि समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप हम इस अपनी वर्क साइट पर रख लेते हैं, वो वर्कमैन्स कंपनसेशन के अंतर्गत आता है। यानी 16 नंबर का आंसर है डी। 17 नंबर इन ए डिटेल एस्टिमेट द प्रोविजन ऑफ द कंटिंजेंसी इज यूजुअली, यानी एस्टिमेट में जो कंटिंजेंसी का प्रोविजन रखा जाता है वो कितना होता है? 1%, 3 से 5%, और सी है 10%, और डी है 12 से 15%। तो कंटिंजेंसी का जो प्रोविजन हम एस्टिमेट में रखते हैं वो रखते हैं 3 से 5%, लिहाजा ये आंसर इसका सही होगा। चलिए 18 नंबर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर अर्थवर्क। अर्थवर्क के मेजर जो यूनिट हम अर्थवर्क के मेजरमेंट में लेते हैं इन एक्सकेवेशन, खुदाई के कार्य में, डज नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर, यानी जो 30 सेंटीमीटर से गहरी न हो, उस कोई जो यूनिट हम लेते हैं, समझ गए आप? सवाल दोबारा से समझिए। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की इकाई जो अर्थवर्क के लिए खुदाई के कार्य में ली जाती है लेकिन 30 सेंटीमीटर से गहरी न हो, तो उसकी इकाई क्या लेते हैं? पर मीटर, पर क्यूबिक मीटर, पर स्क्वायर मीटर, पर 100 स्क्वायर मीटर। तो हम इसको नापते हैं पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि 30 सेंटीमीटर तक उथली जमीन का मानी जाती है, लिहाजा वो क्यूबिक मीटर में ना आकर के हम स्क्वायर मीटर में लेते हैं। इस प्रकार 18वें सवाल का आंसर है पर स्क्वायर मीटर। चलिए अब आते हैं 19वें सवाल पर। इन स्पेसिफिकेशन, विशिष्टियों में, अर्थवर्क की विशिष्टियों में, इन फाउंडेशन, यदि हमें कहीं फाउंडेशन खुदवानी है और उसकी स्पेसिफिकेशन हम दे रहे हैं, तो वहां पर जो लिफ्ट होगी वो कितनी की होगी? लिफ्ट आप जानते हैं, लिफ्ट का मतलब है, देखिए यहाँ समझ लीजिए आप, लिफ्ट का मतलब ये होगा कि साहब ये यहाँ से हमने मिट्टी खोदी, ये इसका सेंट्रल लाइन, समझे साहब, और ये मिट्टी यहाँ से खोद करके हमने इसको यहाँ पर ये सड़क बनाई, ये इसका सेंटर पॉइंट, समझ रहे हैं? तो लिफ्ट का मतलब ये होता है कि इसके सीजी से और इसके सीजी तक ये वाली गहराई कहलाती है साहब लिफ्ट, और इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की ये दूरी कहलाती है लीड। लीड का मतलब है कि काटी गई या खोदी गई जगह से मिट्टी लेकर के, मान यहाँ इसका होगा जीएल, तो जीएल से नीचे हमने ये खोदी और ये इसका जीएल, और ये जीएल के ऊपर हमने इसको भरा। इसका मतलब है कि इसके सेंटर से और इसके सेंटर तक की वर्टिकल ऊंचाई कहलाती है लिफ्ट, और इसके सेंटर से इतनी दूर पर हमने ला करके डंप की तो ये कहलाती है लीड। ये दोनों सवाल इसी पर हैं कि इन स्पेसिफिकेशन ऑफ अर्थवर्क इन फाउंडेशन द लिफ्ट ऑर्डिनरी स्पेसिफाइड एज 30 मीटर, 1.5 मीटर, 5 मीटर,
3 मीटर। तो देखिए ये मैंने इसमें दिखाया है, ये हमारी लिफ्ट जो होगी ये वर्टिकल डिस्टेंस 1.5 मीटर होगा और लीड होगी 30 मीटर। लिहाजा इसका आंसर होगा हमारा बी का ये वाला 1.5 मीटर, यानी लिफ्ट जो होगी हमारी लिफ्ट होगी 1.5 मीटर। सिमिलरली 20वां सवाल है, इन स्पेसिफिकेशन ऑफ द अर्थवर्क, मिट्टी के खुदाई के कार्य में उसकी स्पेसिफिकेशन में जो लीड होती है, लीड ऑर्डिनरी स्पेसिफाइड एज कितने की होती है? 30 मीटर की होती है, 15 मीटर की होती है, 50 मीटर की होती है, 10 मीटर की होती है। तो आप यहां से देख लें, ये लीड कहलाती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हमारी 30 मीटर की होती है। तो इसमें आंसर है हमारा सही ए। तो इस प्रकार ये आज मैंने आपके जो है क्वांटिटी सर्वे के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है क्वांटिटी सर्वे एंड इट्स वैल्यूएशन, उसके अंतर्गत ये मैं थ्योरी आपको पहले पढ़ा चुका था, जिसके आज मैंने ये आपके सामने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। लिहाजा आप इसको फिर दोबारा से ये मेरी वीडियो देख करके फिर दोबारा से इसे पढ़ें और देखें और समझें। मैंने पूरी तरह समझाने का प्रयास किया है, और अगर आपकी समझ में आ गया हो या किसी प्रकार का कोई संशय हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे मालूम कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे कॉलेज में या कोचिंग में अपने नहीं पढ़ पाए हैं। लिहाजा उनको इसका पूरा लाभ मिल सके, उन तक पहुंचाएं और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। इस तरीके से मैं अब इस हफ्ते से 3 क्लास लूँगा पर वीक फाइनल ईयर के और 3 क्लास लूँगा पर वीक सेकेंड ईयर, जिसमें से 3 दिन जो फाइनल ईयर मैंने रखे हैं उसमें 2 दिन मेरा थ्योरी का रहेगा और 1 दिन में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया करूँगा प्रत्येक चैप्टर के। इसी तरीके से ये हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे और घर पे बैठे हुए आप सुखी रहिए और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आप एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण हो सकें। धन्यवाद।